नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उन सबको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी राफेल को लेकर, ऑन इंडियाज़ फाइटर जेट एक्विजिशंस। चलिए डिस्कस करते हैं। 114 राफेल दी। इस पूरी न्यूज़ में क्या है कि राफेल की खरीद और उससे जुड़ी रणनीतिक तकनीकी जो चुनौतियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है 114 राफेल विमानों की खरीद। भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी और इनकी कीमत क्या होगी 3.25 लाख करोड़ रुपए इनकी कीमत है। ठीक है, तकनीक ट्रांसफ़र की समस्या। दूसरा पॉइंट, फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में विमान बनाने पर तो सहमति दे दी, लेकिन 114 में से सिर्फ 18 विमान ही सीधे फ्रांस से तैयार हालत में लाए जाएंगे। बाकी जो 96 विमान हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे। समस्या क्या है कि फ्रांस मिशन सॉफ्टवेयर और रडार सिस्टम का जो सोर्स कोड है वो देने से इनकार कर रहा है। न तो मिशन सॉफ्टवेयर और रडार सिस्टम दे रहा है, न सोर्स कोड अपना हमारे साथ साझा करने को फ्रांस तैयार है। क्यों ज़रूरी है सोर्स कोड हमारे लिए? अपने हथियार विमान में जोड़ने के लिए, जितनी भी हमारी मिसाइल्स होगी, बॉम्ब्स होगी जो हमें अटैच करने होंगे उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड की ज़रूरत पड़ती है। हर बदलाव के लिए अनुमति लेनी होगी हमें फ्रांस से। अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं होगा तो जितनी भी हमें चेंजेस करने होंगे उन सब के लिए हमें पहले फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अपग्रेड भी करना है तो ज़्यादा पैसा और समय लगेगा, वो भी उन्हीं से फ्रांस से ही करवाना पड़ेगा हमें, है ना। हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है, रूस से, कि हम रूस से Su-57 जो सुखोई लड़ाकू विमान है वो फ्रांस हमारे साथ सोर्स कोड साझा करने का प्रस्ताव रख रहा है। लेकिन समस्या क्या है, रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं और इंजन तकनीक अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। ठीक है, ये इसकी चैलेंजेस है कुछ। चौथा पॉइंट क्या है, भारत अब आत्मनिर्भर होना चाहता है, सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहता है। भारत Su-30 Mk1 को अपग्रेड कर रहा है और आर्मेनिया को निर्यात करने की भी तैयारी कर रहा है। उसमें भारतीय उत्तम ऐसा रडार और अस्त्र मिसाइल लगाई जा रही हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, रक्षा बजट और आत्मनिर्भरता। रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ दिए गए हैं इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए। पूंजीगत खर्च का कुल 20% से भी ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर है। 75% पैसा तो देश में बने हथियारों पर खर्च हो रहा है। और असली चैलेंजेस क्या हैं हमारे, लड़ाकू विमानों में केवल 25 से 35% ही असली भारतीय हिस्सा होता है और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। उनका भी कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लागत बढ़ती है। फिर ज़्यादा काम सिर्फ ढांचा बनाने तक ही सीमित है, बाकी चीज़ें हमारे पास है ही नहीं। और असली तकनीकी जो है वो भी अभी भी विदेशी रहती है, जैसे सॉफ्टवेयर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये अभी भी विदेशों से ही हम आयात करते हैं। और अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि उनकी तकनीक और सॉफ्टवेयर पर भी पूरा नियंत्रण हासिल करना होगा। तभी हम अपना खुद का सिस्टम, खुद के सॉफ्टवेयर्स, रडार सिस्टम सब कुछ बना सकेंगे, मिसाइलों को अटैच कर पाएंगे। अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हमें सिर्फ उनसे ढांचा ही नहीं खरीदना है, हमें सॉफ्टवेयर और ये रडार सिस्टम वगैरह सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए दूसरी देखते हैं। ये R&D पर है ये न्यूज़। ठीक है, R&D डिस्क्लोजर, इंडियाज़ नीड फॉर मैंडेटरी R&D डिस्क्लोजर। R&D खुलासा नियम। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। भारत में कंपनियों का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च GDP का केवल 0.23% है, जो दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी कम है। इसका कारण क्या है
कि शेयर बाज़ारों में कंपनियों की रिसर्च एंड इनोवेशन से जुड़ी जानकारी साफ और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध ही नहीं होती हैं। ठीक है, रिसर्च क्या बताती है कि पारदर्शिता से बढ़ता है R&D। अगर आप अपनी कंपनी के जितना भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो आप पूरा ऑनलाइन या फिर जो भी जहाँ डालना होता है वो अगर आप उसे पब्लिश करते हैं तो आप पारदर्शिता भी बढ़ेगी और निवेश बढ़ता है आपकी कंपनी में। जो अदर कंपनीज़ है वो ट्रस्ट कर पाएगी आपकी कंपनी को। जिन देशों में कंपनी अपनी R&D से जुड़ी जानकारी साफ साफ बताती है वहाँ निवेश 6% से 12% तक बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक तरीके का उदाहरण दे सकते हैं हम कि सीधा डबल हो जाता है निवेश अगर आप अपनी R&D इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं तो। चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ने भी कंपनियों को R&D खुलासा अनिवार्य किया, तो खासकर हाईटेक और निजी कंपनियों में नवाचार बढ़ा। वहाँ चीन में भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है जब उन्होंने R&D की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे पब्लिक किया था तब। अभी लेखक क्या कहता है, लेखक का सुझाव है कि सेबी को भी अपने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015 नियमों के तहत नया नियम अनिवार्य R&D खुलासा मानक लागू करना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य करना चाहिए R&D खुलासा मानकों को। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, कंपनी अपनी रिसर्च से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दे। ठीक है, और किन बातों का खुलासा होना चाहिए, ये हम कोई खर्च नहीं मांग रहे हैं इसमें कि आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका खर्च है वो पब्लिक करो। सिर्फ आपकी रिसर्च से जितनी भी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है आपकी कंपनी की उसे पब्लिक करने की बात की जा रही है यहाँ पे। किन बातों का खुलासा होना चाहिए, R&D खर्च कितना किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका खर्च कितना है, पेटेंट गतिविधियाँ कितनी हैं, आपने कितने मंजूर किए हैं पेटेंट अब तक, तकनीकी कर्मचारियों की संख्या और गुणवत्ता क्या है ना, कितने एलिजिबल हैं, कितनी क्वांटिटी या क्वालिटी में आपके पास कर्मचारी हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है आपका। ठीक है, 5th है इनोवेशन टर्नओवर, पिछले 5 साल में लॉन्च हुए नए उत्पादों की से आपको कितनी कमाई हुई है। ये R&D में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है, जानकारी की कमी भी दूर होगी, आपके लिए पूंजी जुटाना, निवेश जुटाना आसान हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट लेना भी आसान हो जाएगा, बाज़ार में अनुशासन बढ़ेगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर उपलब्ध होगी तो अच्छा रहेगा, बाज़ार में भी बेहतर और प्रभावी नवाचार आएगा, सरकार पर भी कोई बोझ नहीं बनेगा। अगर भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनाना है तो R&D को दिखाना और मापना ज़रूरी है। इसका निष्कर्ष यही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स जो जेन AI यूज़ कर रहे हैं, ये टूल, उसका कितना रिस्क हो रहा है। पेशेंट की डेटा जो है वो मतलब डेटा चोरी होने का या फिर इलीगल यूज़ होने का काफ़ी रिस्क बढ़ गया है। ये न्यूज़ उसी के बारे में है। हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा जेन AI जनरेटिव AI के इस्तेमाल से मरीजों का संवेदनशील डेटा लीक होने का खतरा बढ़ रहा है। स्टडी में क्या सामने आया, कौन सी स्टडी, चेन्नई के राम्या कन्नन की रिपोर्ट भी है और नेटस्कोप थ्रेट लैब्स, ये जो 2 स्टडी हमने की है हालिया रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है कि हेल्थ केयर में 89% जो डेटा है वो पॉलिसी उल्लंघन जनरेटिव AI के इस्तेमाल से जुड़े हैं। जितने भी 89% तक के जो उल्लंघन हुए डेटा पॉलिसी के वो जनरेटिव AI के इस्तेमाल से जुड़े हैं, जबकि इंडस्ट्री में अन्य इंडस्ट्री में ये औसत केवल 31% ही है, ऐसा पाया गया है। मुख्य खतरे क्या है इसके, मरीजों का जो संवेदनशील डेटा है AI टूल में डाल देते हैं जिससे लीक होने का खतरा बढ़ जाता है ना, कोई मिसयूज़ भी कर सकता है इस डेटा का। लगभग 43% हेल्थ केयर कर्मचारी ऑफिस में निजी जेन AI अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और लीक का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
कि किसके अकाउंट से लीक हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल वो लोग यूज़ नहीं कर रहे, सबका अपना पर्सनल अकाउंट है, वहीं से वो डेटा डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। पर्सनल अकाउंट स्टोरेज, निजी गूगल ड्राइव, जीमेल, वन ड्राइव पर फाइल अपलोड कर रहे हैं, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, कौन से ओपन एआई की एपीआई ट्रैफिक और ये जो इससे हमें पता चला है, इन सब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर्मचारी कर रहे हैं। ठीक है। अब चिंताजनक क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर साइबर अपराधियों का प्रमुख निशाना रहा है हमेशा से, तो संभल कर चलना चाहिए थोड़ा। क्लाउड एप्लीकेशन पर ज़्यादा भरोसा भी करना खराब साबित हो सकता है हमारे लिए। इससे मरीजों की गोपनीयता और सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। ठीक है। विशेषज्ञों का क्या कहना है कि बाहरी साइबर हमलों से सुरक्षा ज़रूरी है, अंदरूनी जोखिमों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनियों को केवल कंपनी स्वीकृत एआई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सुरक्षा टूल्स भी लगाने चाहिए जिससे डेटा का उपयोग और मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। अतः जैन एआई का उपयोग सुविधाजनक है, लेकिन अगर सही सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो मरीजों का निजी डेटा लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, यही था इस न्यूज़ में। नेक्स्ट है सेफ्टी लास्ट। ये न्यूज़ है सेफ्टी लास्ट, जो बारूद उद्योग है ना, उनके बारे में बात हुई है कि सुरक्षा को सबसे आखिर में रखा जाता है। अभी बहुत सारे आर्टिकल हमको देखने को भी मिलते हैं इसी बारे में। भारत में जिन उद्योगों में जोखिम ज़्यादा होता है ना, वहाँ अक्सर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर होती है। वो मज़दूरों की सेफ्टी को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। वहाँ लोगों को वेतन भी कम मिलता है, कम पढ़े लिखे लोग अपनी मजबूरी से काम करते हैं, काम करने के जो तरीके हैं वो भी सुरक्षित नहीं होते हैं, और सरकार की निगरानी भी कुछ खास होती नहीं है वहाँ पे। अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के कोनसीमा ज़िले में श्री गणपति ग्रैंड फायर वर्कर्स नाम की जो फैक्ट्री थी, उसमें 10 लोगों की मौत हो गई। फिर सरकार ने नए नियम गाइडलाइन भी बनाए, लेकिन कुछ पालन नहीं किया गया। काकीनाडा जिले के वेटलापालेम गांव में श्री सूर्य फायर ब्रेकर्स फैक्ट्री में शनिवार को धमाका हुआ, 20 लोगों की मौत हो गई। दोनों फैक्ट्रियों का मालिक एक ही व्यक्ति था, तो कोई कार्यवाही नहीं हुई इनके ऊपर, है ना। ये सब रविवार को नागपुर की एसबीएल एनर्जी फैक्ट्री में हुए धमाके में 19 मजदूरों की मौत हो गई। ठीक है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है मजदूरों की, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। पिछले 2 सालों में इन फैक्ट्रियों में हुए हादसों में 20 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा चुके हैं। ठीक है, इन कंपनियों के मालिक को इसी साल पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। इतने बड़े मालिक होने के बावजूद लोगों की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं अपनी कंपनीज में। स्थानीय लोगों का क्या कहना है कि फैक्ट्री मालिकों ने राजनीतिक संबंध होने के वजह से उन पर कानूनी कार्यवाही सख्त तरीके से होती नहीं है। विडंबना भी यही है कि विस्फोटक उद्योग की निगरानी करने वाली जो संस्था है, पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO का मुख्यालय भी जो है वो नागपुर में ही है ना। तो लापरवाही के कारण कुछ PESO अधिकारियों पर रिश्वत लेकर लाइसेंस देने के आरोप की में भी CBI जांच हो चुकी है। अभी इन हादसों के लिए जो सुरक्षा नियमों की आवश्यकता है, निगरानी व्यवस्था में भी बड़ा सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही फैक्ट्री मालिकों को भी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। और हालांकि अभी भी जो कुछ गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें ऐसे हादसे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, अच्छा पूरा आया नहीं स्क्रीनशॉट में, ये कि केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ की करोड़ का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2 अलग अलग सौदे किए हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का और दूसरा इंडियन नेवी के लिए मिसाइल्स खरीदने का। ये 2 समझौते हुए और इनमें लगभग 5,000 करोड़ का निवेश किया गया, समझौता किया गया है। कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर सरकार ने हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 समुद्री भूमिका खरीदने के लिए 2,901 करोड़ का समझौता किया। ये हेलीकॉप्टर कैसे होते हैं? 2 इंजन वाले होते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस हैं, ज़मीन के एयरफील्ड और समुद्र में जहाज़ में भी उड़ान भर सकते हैं, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम द्वीपों, तेल प्लेटफॉर्म, मछुआरों, समुद्री पर्यावरण की रक्षा में भी मदद करते हैं। और इस परियोजना में 200 से ज़्यादा MSMEs कंपनियां जुड़ी हैं, जो लगभग 65 लाख मानव घंटों का रोजगार पैदा कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नौसेना के लिए जो मिसाइल सिस्टम खरीदी है सरकार ने, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया? 2,182 करोड़ का। स्थिर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें खरीदने का समझो। कैसी मिसाइलें होगी? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन के हवाई हमलों से युद्धपोतों की रक्षा करेंगी, हर मौसम में तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगी, नौसेना की वायु रक्षा क्षमता को और ज़्यादा मजबूत करेगी। कुल खर्च जो है 5,083 करोड़ का है। यह समझौता नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ है। ठीक है, इंडिया एंड रशिया। कुल मिलाकर यह कदम भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि पहले भारत में धर्म और प्रकृति में गहरा संबंध हुआ करता था। देश के कई मंदिर, गुफाएं, तीर्थ स्थल और पवित्र वन क्षेत्र जंगलों और संरक्षित इलाकों के अंदर और आसपास स्थित थे। लोग पहले तो सीमित संख्या में परंपराओं का पालन करते हुए इन स्थानों पर जाते थे, लेकिन जिससे प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब इनके जो मायने हैं वो थोड़े बदल गए हैं। मुख्य विवाद क्या है कि हाल ही में गुजरात के वन्य जीव अभ्यारण्य में एक धार्मिक स्थल के विस्तार का प्रस्ताव सामने आया। शुरुआत में तो इसको मंजूरी दे दी, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया। कहा गया कि मंदिर पहले से मौजूद था वहाँ पे, लेकिन बाद में यह सोचकर प्रस्ताव वापस लिया गया कि अगर एक बार संरक्षित क्षेत्र में धार्मिक निर्माण की अनुमति दे दी गई तो भविष्य में ऐसे कई मांगे उठ सकती हैं, लेकिन सबको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पर्यावरण मंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट नियम बनाना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि सही से फैसला किया जा सके, किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो। कानूनी स्थिति क्या है कि भारत में 1980 के बाद वन भूमि पर नया निर्माण आमतौर पर अवैध माना जाता है, जब तक कि विशेष अनुमति नहीं हो। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार जंगल की ज़मीन पर निर्माण सख्ती से नियंत्रित है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में सीमित और ज़रूरी कार्य ही किए जा सकते हैं। अनियंत्रित निर्माण से जंगल टूटते हैं, जानवरों का जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होता है, और मानव वन्यजीव संघर्ष भी इससे बढ़ता है। अधिकारों का प्रश्न भी है इसमें। भारत में कई पवित्र वन और धार्मिक स्थल स्थायी समुदायों द्वारा सदियों से सुरक्षित रखे गए हैं। उनकी आस्था ने ही जंगलों को बचाए रखा है। ग्रीन तीर्थ यात्रा मॉडल एक तरीके से लाया जाना चाहिए। संतुलन बनाने के लिए ये मॉडल सुझाया गया है हमें। क्या होगा इसमें? ये क्या होगा? कोई नया निर्माण नहीं, जंगल के मुख्य जो कोर क्षेत्र होगा, नए भवन या पुराने भवन का विस्तार नहीं होगा। पुराने और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को सीमित और सख्त नियमों के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। तीर्थयात्रियों की संख्या पर सीमा तय की जानी चाहिए, कितने लोग जाएंगे अंदर दर्शन करने, कितने लोग नहीं जाएंगे, एक निश्चित संख्या फिक्स होनी चाहिए। रात में वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे जो वन्य जीव हैं उन्हें नुकसान नहीं हो। कचरा प्रबंधन होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। वन विभाग, मंदिर प्रबंधन और स्थायी समुदाय और पर्यावरण संगठनों की संयुक्त भागीदारी इसमें होनी चाहिए, शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है, जहाँ ये मॉडल लागू किया गया वहाँ सड़क दुर्घटनाओं में जानवरों की मौत जो है वो कम हुई है।
प्लास्टिक प्रदूषण भी घटा है, पानी की गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर हुई। तो एक तरीके से बहुत अच्छा मॉडल माना जा रहा है कि इस तरीके से हमें मानव और वन्य जीव संरक्षण दोनों को साथ लेकर के चलना है। हमें ध्यान क्या रखना है कि जो नए अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हो, पुराने जो स्थल है एक एक मामले में उनकी सावधानी से जांच होनी चाहिए कि वो वैलिड भी है या नहीं। वनवासियों के अधिकार पहले तय किए जाएं और ग्रीन तीर्थ यात्रा जैसे मॉडलों को अपनाया जाए ताकि लगातार निगरानी हो। इससे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और लोगों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आज की इस न्यूज़ में इतना ही। धन्यवाद साथियों।